Hello, dear students. Welcome you all in this e-learning class. Today we will discuss about the Ayurvedic concept of teratogenicity and congenital anomalies. तो आज हम जो है आयुर्वेद का कंसेप्ट लेंगे कि आयुर्वेद में कंजेनाइटल एनोमलीज या विकृत गर्भ के पीछे कारण क्या हैं और कैसे विकृत गर्भ की उत्पत्ति होती है। कोशिश करेंगे कि बहुत ब्रीफ में, बहुत छोटे से वीडियो में हम सारी चीज़ें डिस्कस कर सकें। तो विकृत गर्भ से पहले बात करते हैं कि हेल्दी जो है फिटस कैसे होता है, कि ये एक गर्भ जो संपद हो, गर्भ गर्भ के गुणों से वो कैसे उत्पन्न होता है। तो उसके लिए जो है क्वेश्चन करते हैं अग्निवेश भगवान पुनर्वसुआत्रे से कि संपूर्ण देहस्मय सुखम च गर्भः कथम केन च जायते स्त्री गर्भम चिरात विंदति स प्रजा अपि भूत्वा अथवा नश्यति केन गर्भः, कि पूर्ण देह से युक्त होकर समय में सुखपूर्वक गर्भ जो है किस तरह से उत्पन्न होता है स्त्रियों में, और क्यों जो है कुछ स्त्रियां जल्दी जो है प्रेग्नेंट नहीं होती हैं, गर्भवती नहीं होती हैं। कुछ जो है जो पहले गर्भवती हुई थी अब भी जो है गर्भ नहीं उनमें जो है स्थिति होती गर्भ की। तो उसके उसके उत्तर के रूप में जो है भगवान आत्रेय जी कहते हैं कि शुक्र असृग आत्म आश्य काल संपद यस्य उपचारश्च हितैः तथा अन्नैः गर्भश्च काले च सुखी सुखम च संजायते सपरिपूर्ण देह। द वर्ड इम्पोर्टेंट वर्ड इज सपरिपूर्ण देह, कि पूर्ण देह होके मतलब कोई उसमें हीन अंग या विकृत अंग जो है नहीं होता। और उसके पीछे कारण क्या बताया उन्होंने, तो उन्होंने कुछ जेनेटिक फैक्टर्स बताया, कुछ इन्वायरमेंटल फैक्टर बताया। तो जेनेटिक फैक्टर में उन्होंने बात की कि शुक्र और असृक जो स्पर्म और ओवम है वो अपने गुणों से युक्त हो, संपद हो, और आत्म आस्य काल संपद। आत्म जो है जो हम बोलते हैं आयुर्वेद में कि गर्भ की उत्पत्ति जो है शुक्र शोणित और आत्मा से होती है। तो आत्मा भी जो है अपने गुणों से संपद हो, जो उसके पूर्व जन्मकृत कर्म हैं वो जो है बैड डीड्स ना हो, अच्छे कर्म किए हों। आश्य यहाँ गर्भाशय से लेंगे हम, कि गर्भाशय अपने जो है जहाँ पे उसकी स्थिति होनी है उसमें कोई एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी या कोई फंक्शनल प्रॉब्लम जो है ना हो। काल संपद मतलब ऋतु काल से भी लेंगे, और साथ में न अति तीक्ष्ण काल जो है टीकाकार ने लिखा है कि न अति तीक्ष्ण काल की मतलब ऐसा काल हो जो बहुत जो जिसको बोलते हैं साधारण ऋतु हो, बहुत ज़्यादा सर्दी या बहुत ज़्यादा गर्मी वाला समय ना हो। तो उस टाइम जो गर्भ स्थित होता है वो, और जिसका उपचार या जिसका जो जिसको बोलेंगे कि जिसकी केयर जो है हितैष तथा अन्नैः, कि गर्भवती स्त्री जो है हितकर अन्न का सेवन करती हों, इस उससे जो है उस गर्भ का केयर की गई हो, ऐसा गर्भ जो है अपने पूरे शरीर संपूर्ण परिपूर्ण देह को प्राप्त करता है और सुखपूर्वक जो है निरोग, सुखी का मतलब निरोग, और सुखम संजायते मतलब सुखपूर्वक विदाउट एनी प्रॉब्लम जो डिलीवर होता है। तो जो कारण एक हेल्दी फिटस के होंगे उसके अपोजिट कारण जो है एक एनॉमलस फिटस के होंगे, और उसकी बात आगे उन्होंने उसी चैप्टर में करी है। तो फैक्टर्स फॉर एनॉमलस फिटस उन्होंने क्वेश्चन किया है कि कस्मात् प्रजाम स्त्री विकृतां प्रसूते हीन अधिकांगी विकलेन्द्रियम वा देहात कथम देहम उपैति। आधा क्वेश्चन हमारे काम का है। तो क्यों जो है स्त्रियों में जो विकृत अधिक या कम अंग वाले, या जिसमें इंद्रियां विकृत हैं, वो ऐसे बच्चों को क्यों जन्म देती हैं। तो उसके पीछे जो आंसर है, जो उत्तर दिया उन्होंने, कि बीज आत्मकर्म आश्य काल दोषई, कि किस किस के दोष हैं। बीज जो शुक्र और आतप के पीछे बात कही कि अगर स्पर्म या ओवम जेनेटिक फैक्टर्स, अगर जीन ही जो है डिफेक्टेड हैं, या जीन में जो पर्टिकुलर कोई इनहेरिटेबल डिसऑर्डर है, तो उसके कारण
आत्मकर्म जो उन्होंने बोला कि आत्मकर्म जो है पूर्व जन्मकृत जो कर्म है, जिसको हम मॉडर्न साइंस में बोल सकते हैं कि या तो म्यूटेशन के पीछे, म्यूटेशन क्यों हुई उसके पीछे बहुत ज़्यादा हमको आइडिया नहीं होता, किसी में म्यूटेशन हो रही है किसी में नहीं हो रही है पॉइंट म्यूटेशन, तो उसके पीछे क्या आयुर्वेद का फैक्टर क्या है कि आत्मकर्म है, कि उसके पूर्व जन्मकृत कर्म थे इसलिए जो म्यूटेशन हुई। या आत्मकर्म को हम मॉडर्न साइंस में भी ले सकते हैं कि अननोन फैक्टर्स जो हैं वो आत्मकर्म से है। आश्य यहाँ गर्भाशय है, और काल, काल जो हमने पहले बात कर ली कि पर्टिकुलर ऋतु काल जो आयुर्वेद में बोला है कि पर्टिकुलर टाइम पे अगर कॉन्सेप्शन नहीं होती है, जैसे फोर्थ डे उन्होंने बोला है कि बेस्ट जो टाइम है वो ऋतु काल में फोर्थ डे बेस्ट होता है, तो उस टाइम कंसेप्शन नहीं होती है तो जो है उसके दोष के कारण, या फिर मातुस तथा आहार विहार दोष है, जो मॉडर्न साइंस बोलती है कि मदर की इलनेस से, मदर की डिजीज़ से, इन्फेक्शन से, न्यूट्रिशन से, या फिर मेडिकेशन एक्सपोजर टू रेडिएशन, तो उन कारणों से, तो वही आयुर्वेद में बोला है कि मातुस तथा आहार विहार दोष है, कि माता के आहार और विहार के दोषों से कुर्वन्ति दोषा विविधानि दुष्टा, कि उसके कारण जो दोष दूषित होते हैं वो विविधानि दुष्टा संस्थान वर्ण इंद्रिय वैकृतानि, तो वो दुष्ट दोष जो हैं क्या करते हैं, वो संस्थान मतलब कोई फिजिकल डैमेज और फिजिकल डिफॉर्मिटी कॉज करते हैं, एनॉमली कॉज करते हैं किसी टिश्यू की, किसी ऑर्गन की, वर्ण स्किन के कलर की, या इंद्रिय वैकृतानि, या जो हमारी सेंस ऑर्गन्स हैं कि उस उनमें जो है हम कंजाइटल एनॉमलीज उनमें प्रोड्यूस करती हैं। और उसमें एग्जांपल बहुत बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है कि जैसे वर्षा ऋतु में वर्षासु काष्ठ अश्म घन अम्बु वेगाः तरोः सरित स्रोतसी संस्थितस्य यत एव कुर्युः विकृतिम तथैव गर्भस्य कुक्षौ नियतस्य दोषा, कि गर्भ में जो है उसी प्रकार दोष जो है विकृतियाँ उत्पन्न करते हैं, जैसे वर्षा ऋतु में नदी में जो आपके लकड़ी काष्ठ जो लकड़ी के ठेले आ रहे हैं, या पत्थर बड़े बड़े अश्मघन आ रहे हैं, या अम्बु वेग या पानी के जो तेज बहाव है उसके कारण जो नदी के आसपास के तरो हैं, वृक्ष हैं, उनके ऊपर जो विकृति होती है, उनके जो है छिलका टूट रहा है या कुछ टूट जा रहे हैं, तो जिस तरीके से वो उनमें विकृति आती है उसी तरीके से दोषों के दूषित होने से गर्भ में विकृति आ जाती है। तो ये जो मॉडर्न के फैक्टर्स थे आयुर्वेद में भी लगभग वही फैक्टर्स जो हैं दिए गए हैं। तो हम जेनेटिक जो बात की उन्होंने कि बीच और उसमें म्यूटेशन में आत्मकर्म या नॉन फैक्टर को हम आत्मकर्म से ले सकते हैं। देन बात की उन्होंने आश्य काल दोषई, तो आश्य जो है यूट्राइन जो इन्वायरमेंट है, और काल दोषई जो इन्वायरमेंटल फैक्टर्स हैं, और माता के आहार विहार से बोला गया तो मैटरनल डाइट, इलनेस, लाइफस्टाइल। तो जो हमने कंजेनिटल एनोमली में बात करी वो सारे यही फैक्टर्स मॉडर्न साइंस भी मानती है जो आयुर्वेद में पहले से ही वर्णित है। देन कॉजेटिव फैक्टर्स को अगर हम टाइम लाइन के हिसाब से लें कि कौन सा फैक्टर कब जो है अफेक्ट कर रहा है या कब उसका महत्व आता है, तो उसके हिसाब से हम फैक्टर्स को तीन कैटेगरीज में बांट सकते हैं। एक तो प्री कंसेप्शनल है, बिफोर कंसेप्शन जो फैक्टर्स हैं, जैसे जेनेटिक फैक्टर हैं कि इनहेरिटेबल कुछ कंजेनिटल एनॉमलीज हैं, तो अगर उससे अफेक्टेड हैं पेरेंट्स तो जेनेटिक फैक्टर है। प्री कंसेप्शनल है वो कंसेप्शन से पहले ही पता है हमको। या कुछ इन्वायरमेंटल है, जैसे ये आयुर्वेद में बताया गया जो प्री कंसेप्शनल काउंसलिंग अब बात कर रहे हैं आयुर्वेद में, वो सदियों से वो जो है वर्णित है शारीस्थान में। सेकंड चैप्टर दोनों ही संहिताओं में जो है तुल्य गोत्रीय जो बताया है कि अपने गोत्र में शादी नहीं करनी है। कॉन्सैंग्यूनिटी, जो कॉन्सैंग्यूनिटी एक फैक्टर हम बात कर रहे थे मॉडर्न साइंस में, यहाँ पे उन्होंने निषिद्ध किया कि कॉन्सैंग्यूनिटी नहीं होनी चाहिए, तुल्य गोत्र में हमको शादी करनी है। और इन्वायरमेंटल फैक्टर में उन्होंने मदर की डाइट कैसी हो, कंसेप्शन से पहले मदर कौन सी डाइट ले, फादर कौन सी डाइट ले, नॉट ओनली मदर बट फादर का जो बुढ़वी पेरेंट्स हैं उनकी डाइट, उनका लाइफस्टाइल किस तरह का हो, सो दैट वी कैन हैव अ हेल्दी प्रोजेनी। तो हेल्दी प्रोजेनी का जो अभी कॉन्सेप्ट आया है आयुर्वेद में हज़ारों सालों से चला आ रहा है। तो प्री कंसेप्शनल कुछ फैक्टर्स बात करी है आयुर्वेद में जिसके कारण कंजेनिटल एनॉमलीज हो सकती हैं। देन पेरी कंसेप्शनल की बात की है, पेरी कंसेप्शनल में जेनेटिक फैक्टर वही होंगे।
इन्वायरमेंटल कुछ बात करी है कि ऋतुकाल बताया है, या कंसेप्शन के दौरान कोई पर्टिकुलर पोजीशंस बताई हैं जिसके कारण विकृति उत्पन्न हो सकती है, तो वो पेरी कंसेप्शनल हम जो है बात कर सकते हैं। देन अर्ली एम्ब्रियोनिक फेज में जो मेनली जो कनिनाइटल एनॉमलीज होती हैं वो एम्ब्रियोनिक फेज में होती है, तो उसमें उन्होंने जो है पोस्ट कंसेप्शनल रजीम बताई है स्पेसिफिक कि ये चीज़ें जो है प्रेग्नेंट लेडी को करनी है, अगर वो नहीं करती है तो गर्भ में विकृतियाँ आ सकती हैं। या दोहरी दम मानना एक जो आयुर्वेद का कंसेप्ट है, उसके कारण भी गर्भ विकृति की बात करी है, और साइकोलॉजिकल फैक्टर्स की बात की है, और कई जगह ये भी लिखा है कि कुछ विकृतियों के पीछे कारण अननोन हो सकते हैं। तो जेनेटिक फैक्टर्स की बात करें तो यहाँ पे जो है क्वेश्चन उठाया है आचार्य अग्निवेश ने कि अगर यदि च मनुष्यो मनुष्य प्रभव, अगर आदमी आदमी से पैदा होते हैं तो कस्मात न जड़ादिभ्यो जाता पितृ सदृश रूपा, कि तो अगर माँ बाप जो है जड़ हैं, बुद्धिहीन हैं, तो क्यों ना उनकी तरह जो है बच्चे जड़ होते हैं, या इसके अपोजिट कि माँ बाप स्वस्थ होने के बावजूद भी बच्चे जड़ क्यों पैदा होते हैं। तो उसके लिए जो है उन्होंने जेनेटिक फैक्टर को रिस्पॉन्सिबल बताया। जैसे मेंटल रिटार्डेशन में भी बात करी थी हमने कि कॉन्सैंग्यूनिटी वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट कॉज। तो यस्य यस्य ही अंग बीजे बीज भाग उपतप्तो भवति तस्य तस्य अंग अवयवस्य विकृति उपजायते न उपजायते अनुपतप्तात्। तो जो बीज पर्टिकुलर किसी अंग को बनाने के लिए जो पर्टिकुलर जेनेटिक मटेरियल यूज़ होता है, अगर उसमें या उसके किसी पार्ट में दोष स्थित हैं, या उसमें कोई प्रॉब्लम है, म्यूटेशन हो रखा है, तो उसी अंग में जो है विकृति होगी। अगर वो पार्टिकुलर पेरेंट्स में बीमारी है बट जेनेटिक रूप से वो नहीं है, तो उसमें अनुपतप्तात है कि वो पर्टिकुलर पार्ट जो अफेक्टेड नहीं है, तो उसमें जो है इनहेरिटेबल वो नहीं होगा। तो कुछ चीज़ें इनहेरिटेबल होती हैं, कुछ नहीं होती है, उसको जो है यहाँ एक्सप्लेन उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से करा है। इसी चीज़ को जो है पर्टिकुलर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसको जो है चैप्टर 4 में वो पिछला जो है चैप्टर 3 का था शारीर स्थान का, चैप्टर 4 में जो उन्होंने क्लियर किया है कि यदा स्त्रिया दोष प्रकोपण उक्तानि आसेव्यमानाय दोषा प्रकोपितः शरीरम उपसर्पन्तः शोणितगर्भास्यौ उपपद्यन्ते न च कार्त्स्न्ये शोणितगर्भास्यो दुष्यन्ति तद इयं गर्भं लभते स्त्री तदा तस्य गर्भस्य मातृजान अवयवानाम अन्यतमम अवयव। की वो बात कर रहा है कि गर्भाशय में जब पहुंचता है और गर्भाशय को पैदा करने वाला आगे आगे जो फीमेल प्रोजेनी होने वाली है, तो उसके गर्भाशय को पैदा करने वाला जो पार्ट है उसको अफेक्ट करता है, तो उसके गर्भाशय में ही जाके जो है प्रॉब्लम होगी। तो किस तरह से इनहेरिट होता है पर्टिकुलर जेनेटिक डिसऑर्डर, उसकी बात जो उन्होंने यहाँ पे करी है। देन प्री कंसेप्शनल फैक्टर्स में एक तो जेनेटिक फैक्टर हो गया, दूसरा जो इन्वायरमेंटल बात करी थी, या एक पर्टिकुलर मैटरनल रजीम की बात करी थी कि मदर अगर ऐसा नहीं करेगी कंसेप्शन से पहले तो बच्चे में विकृति आ सकती है। तो उसको जो है सुश्रुत आचार्य ने कुछ चीज़ों को एक्सप्लेन किया या कुछ एग्जांपल्स दे के बताया है, जिस पे कि बोल नहीं सकते हैं कि सारी चीज़ें जो हैं करेक्ट हैं, पर जब तक वो प्रूव नहीं की जाती हैं कि वो गलत हैं तब तक उनको करेक्ट ही मानना चाहिए। और एक रिसर्च का विषय है, तो उसमें बताया उन्होंने कि ऋतु प्रथम दिवसात प्रभृति ब्रह्मचारिणी दिवस अस्वपन अंजन अश्रुपात स्नान अनुलेपन अभ्यंग नख छेदन प्रधावन अहसन अकथन अतिशब्द अश्रवण। तो कुछ चीज़ें जो है उन्होंने बताया है कि उसको क्या क्या करना है, कि उसको ब्रह्मचारी रहना है, उसको दिवास्वपन नहीं करना है, उसको अंजन नहीं लगाना है, अश्रुपात रोना नहीं है, या कुछ शरीर पे अभ्यंग वगैरह नहीं करना है, बहुत ज़्यादा नहीं बोलना है, बहुत ज़्यादा जो है ऊंची आवाज़ नहीं सुननी है, या बहुत ज़्यादा टीवी नहीं देखना, जैसे आज के कंसेप्ट में टीवी मोबाइल से ज़्यादा नहीं रहना है। तो अगर वैसा करती है तो स्पेसिफिक उन्होंने बताया है कि अगर वो अंजन लगाती है तो अंजनात अंध रोदनात
विकृत दृष्टि रोती रोती है तो उसका बच्चा विकृत दृष्टि, अभी कंसेप्शन नहीं हुआ उसका, अभी जो है ऋतुमती हुई है, उसको जो है मेंसेस आए हैं, तो उस टाइम जो पर्टिकुलर उसको रजीम रखनी है, उस टाइम उसका लाइफस्टाइल कैसा हो, क्या क्या चीज़ें यूज करनी है, क्या क्या चीज़ें नहीं करनी है, अगर वो जो निषिद्ध चीज़ों का यूज करती है तो क्या क्या प्रॉब्लम्स जो है बच्चे को आ सकती है, तो उसका उसका वर्णन जो है इसमें उन्होंने किया है। देन बात करते हैं पेरी कंसेप्शनल। ये प्री कंसेप्शनल में जेनेटिक फैक्टर और कुछ रजीम जो ऋतुमती को करनी है उसकी बात करी। देन पेरी कंसेप्शनल में बात करी है मेनली जेनेटिक तो है ही है, दूसरी बात की है टाइम ऑफ कंसेप्शन की, कब जो है पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रवृत्त होना है, व्हेन टू प्रोसीड फॉर क्वाइटस फॉर पर्टिकुलरली प्रोजेनी पर्पज़, जो है कब हमको जाना चाहिए, कब करना चाहिए, जो है प्रवृत्त कब होना चाहिए। तो उसके लिए उन्होंने अलग अलग दिनों की बात करी है कि पहले दिन अगर मैथुन होता है तो क्या विकृति, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ स्पेसिफिकली तृतीय दिवस में लगभग सभी आचार्यों ने वही बात की है कि तृतीय अपि एवं असंपूर्ण अंगो अल्प आयु युवा अयुवा भवती है, तो कि अगर तृतीय दिन में मैथुन प्रवृत्ति होती है और उससे कंसेप्शन रिजल्ट होता है तो उससे जो फिटस बनेगा वो असंपूर्ण अंग होगा, उसके जो अंग हैं वो असंपूर्ण हो गए, मतलब कोई कंजेनाइटल एनॉमलीज उसमें हो सकती हैं, या उसकी आयु जो है कम होगी, या अयुवा रहेगा, मतलब चाइल्डहुड में उसकी डेथ हो सकती है। तो वो स्पेसिफिकली बताया, लगभग सभी आचार्यों ने तीसरे दिन के यही लक्षण बताए हैं। बाकी चतुर्थ दिन में जो है बोला है कि संपूर्णांग और दीर्घायु होता है, तो तृतीय दिन में जो है ऋतु काल में तृतीय दिन में निषिद्ध, पहले 3 दिन निषिद्ध बताएं, बट तृतीय दिन को जो है कंजेनाइटल एनॉमलीज के लिए फैक्टर माना है। बाकी आचार्य काश्यप ने तृतीय के अलावा जो है अकालज जो बोला है कि जो ऋतुकाल है, अगर ऋतुकाल के अलावा जो है मैथुन प्रवृत्ति होती है और उसके कारण गर्भ की जो स्थिति होती है, तो उसमें भी जो है कंजेनाइटल एनॉमलीज के चांसेस हैं। तो उन्होंने अलग अलग वर्ग के हिसाब से ऋतुकाल बताया है, 12 दिन, 11 दिन, 10 दिन या 9 दिन, इस तरीके से। बट उसके अलावा अगर गर्भ स्थिति होती है मैथुन से, तो उस गर्भ को उन्होंने बताया है कि जैसे धान के खेत को जो है, कच्चे धान के खेत को लगा के धान जो है जर्जर होता है, वैसे ही अकालज जो गर्भ होता है वो उस तरीके का होता है। अकालजम ही हीनम, हीनम पहला ही वर्ड हमारे से रिलेटेड आ गया कि कंजेनाइटल एनॉमलीज होंगे। दुर्बलम अस्थिरम अदृढ़म, कि दुर्बल होगा, अस्थिर होगा, अदृढ़ होगा। तो इस तरीके से उन्होंने, ये काश्यप का एक अलग कंसेप्ट है कि ऋतु काल के अलावा अगर कंसेप्शन होता है तो। देन बात करते हैं कि पोस्ट कंसेप्शनल जो बात आई थी, कि पोस्ट कंसेप्शनल कुछ फैक्टर बताए हैं अर्ली एम्ब्रियोनिक पीरियड में, तो उसमें 2 तरह से उन्होंने फैक्टर बताए हैं। एक तो मदर की जो दोहृदय अवस्था है, दोहृदय कंसेप्ट भी आयुर्वेद का यूनिक कंसेप्ट है कि जब बच्चे का गर्भ में बच्चे का जो हार्ट है वो बीट करने लगता है, तो माँ को कुछ इच्छाएं होने लगती हैं जिनको हम दोहृद कहते हैं, और उन इच्छाओं की पूर्ति ना करना, उनकी विमान ना करना, अ, उनको पूरा ना करना, तो उस कारण से जो है गर्भ में विकृति हो सकती है, क्योंकि गर्भ की वो इच्छा है और गर्भ को चीज़ें ना मिलेंगी खाने में, उन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होगी तो गर्भ में विकृति होगी। तो ये आयुर्वेद का अपना यूनिक कॉन्सेप्ट है, और उसको बोला गया है कि तद एव कारणम अवेक्ष्यमाणा न दोहृदयस्य विमानितं गर्भम इच्छन्ति कर्तुम विमानने ही अस्य दृश्यते विनाशो विकृति वा, कि अगर दोहृद अवस्था की हम विमान ना करते हैं तो उससे क्या होगा, या तो गर्भ का विनाश हो जाएगा, इंट्रायूटेराइन डेथ या अबॉर्शंस हो जाएंगे, या फिर विकृत संतान उत्पन्न होगी। और उसके बहुत सारे एग्जाम्पल जो है सुश्रुत ने बताया कि दोहृद में अगर उसको ये खाने की इच्छा होती है, जैसे लिखा है गवाम माँ से तो बलिनम सर्व क्लेश सहम, तो पर्टिकुलर जो है वो क्या खाती है या क्या इच्छा होती है उसके हिसाब से उसकी प्रोजेनी होगी। तो वो भी एक जो है टेराटोजेनेसिटी का कंसेप्ट जो है यहाँ पे आता है।
देन इन्वायरमेंटल जो हम बात कर रहे थे कि दो तरह से पोस्ट कंसेप्शनल पीरियड में बात करी है कि एक तो उसकी डाइट जो उसकी जो इच्छाएं होती हैं दोहरे अवस्था में वो, और दूसरा कुछ फैक्टर्स जो कि बच्चे के या फिटस के वेलबींग के लिए कोई पर्टिकुलर व्यवहार या आचार या इस तरह से जो है उसको रिजीम बोला गया है करने को, उसको नहीं करती है तो उस कारण से भी जो है विकृतियाँ आ सकती हैं या पैदा होने के बाद विकार रोग उत्पन्न हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को गर्भोपघात कर भाव से जो है बोला गया है। चरक में 2 चैप्टर्स में इसका वर्णन आता है। तो चौथे चैप्टर में बोला गया है कि सर्वम अति गुरु उष्ण तीक्ष्ण दारुणाश्च चेष्टा इमाम च अन्य उपदिश्यन्ता वृद्धा, कि जो वृद्ध लोग बताते हैं वो, और जो सर्वम अति गुरु बहुत ज़्यादा गुरु उषण या तीक्ष्ण आहार या विहार, दारुणाश्च चेष्टा या बहुत एक्सेसिव फिजिकल मूवमेंट्स जो हैं दारुण चेष्टाएं, या फिर कुछ जो है देवता रक्षो अनुचरो, जो कुछ इन्फेक्टिव या अननोन फैक्टर्स की भी बात उन्होंने की है कि वो कब अफेक्ट करते हैं, जब वो रक्तानी वासांसी विभ्र, वो कुछ चीज़ें बोला है उन्होंने कि क्या अवॉइड करना है, जैसे मदकराणी मद्यानि अवरेत, कि मद जो जिससे वह एक्सेसिव जो नशा होता है वैसे मद्यों का उपयोग नहीं करना चाहिए। वो गर्भोपघात कर भाव है। क्यों गर्भोपघात कर भाव है? उन्होंने बोला कि उसके कारण जो है देवता राक्षस अनुचर वो जो है ग्रसित करते हैं, जिस कारण से गर्भ उपघात हो जाता है या फिर गर्भ में विकृति आ जाती है। तो कुछ चीज़ें कुछ फैक्टर्स की उन्होंने बात करी है कि मांस नहीं खाना है, मांसम असंज्ञात सर्वेंद्रिय प्रतिकूलान च भावान दूरतः परिवर्जित, कि उनको दूर से जो है उनको त्यागना चाहिए। और अगर वो तीव्र इच्छा होती है उन चीज़ों को करने की, जैसे मद्य की या मांस खाने की, तीव्रायाम तो खलु प्रार्थनायाम कामम अहितम अपि अस्यै हितेन उपहितम दद्यात् प्रार्थना विनयनार्थम, की प्रार्थना के विनय के लिए जो है हमको अहितकर द्रव्यों को भी जो है हितकर से मिला के देना चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उस कारण से क्या होगा कि संधारणात् ही वायु प्रकुपितो अंतः शरीरम अनुचरन गर्भस्य आपद्यमानस्य विनाशम वैरूप्यम वाकुर्यात्। तो यहाँ पे बात करिए कि वैरूप्य हो सकता है, उसको कंजनाइटल एनॉमलीज हो सकती हैं कि गर्भोपघात गर्भाव को जो है वो एक्सेसिव यूज करती है, या फिर गर्भोपघात गर्भाव की इच्छा उसको तीव्र होती है और उसकी पूर्ति नहीं होती है और उसके कारण वायु प्रकुपित होती है। तो गर्भोपघात गर्भाव वो चौथे चैप्टर में थे। या 8वें चैप्टर में यहाँ कुछ और चीज़ों को ऐड किया, कुछ फिजिकल चीज़ें ऐड की हैं, वेगों का उपरोध करने की बात करी है, डाइटरी कुछ फैक्टर्स और ऐड किए हैं कि प्रमितासन से विन्यों की कम खाना खाती है। तो उनमें भी बोला है कि उस कारण से जो है गर्भ में विकृति उत्पन्न हो सकती है। तो बहुत सारी चीज़ें जो है चैप्टर 8 में उन्होंने बताई, जिसमें कुछ एक चीज़ों को हमने अंडरलाइन किया, जैसे मद्य नित्या पिपासालु पिपासालुम अल्प समृद्धिम अनवस्थित चित्तम, जैसे कंजाइटल एनोमली में बात करी आज, जो आज की साइंस बोलती है कि अल्कोहलिक अगर मदर है तो बच्चों में जो है यूजुअली आईक्यू कम होता है, मेंटली रिटार्ड हो सकते हैं। तो वहाँ उन्होंने चरक संहिता में 3000 साल पहले जो है लिख दिया है कि पिपासालु अल्प समृद्धि, अगर मद्य नित्य अगर डेली जो है लेती है तो उसमें ये विकृतियाँ जो है बच्चे में होंगी। तो इस तरीके से बहुत सारी जो है उसमें उन्होंने लिखी है कि गोदा का मांस खाती है तो गोधा मांस प्राय सार्करणीयम आस्मरम शर्करा आस्मरी सन्ने महे प्रमेय और इस तरह से चीज़ें होंगी। ज़्यादा लवण लेती है, लवण नित्य शीघ्र बलि पलित खालित्य रोगिणम च। तो बहुत सारे जो हैं कंसेप्ट्स है डाइट पे रिलेटेड, टेराटोजेनिसिटी का या फिटल ऑरिजिन ऑफ एडल्ट डिजीज़ की जो बात करते हैं आज की साइंस, वो सारे कंसेप्ट जो हैं दिए हैं। ये इन्होंने अपने मन से नहीं लिखा है, एक्सपीरियंस बेस पे या सत्व बुद्धि से जो है लिखे गए हैं कंसेप्ट्स हैं। देन ये सारे फैक्टर हमने बात करी, प्री कंसेप्शनल, पेरी कंसेप्शनल, पोस्ट कंसेप्शनल, और कुछ बात करी उन्होंने कि उनको पता नहीं था कि अननोन थे।
तो कुछ चीज़ों को उन्होंने देवादि प्रकोप निमित्ता विकारा समुपलभ्यन्ते बोल दिया कि कुछ चीज़ों में देवताओं पे डाल दिया या कुछ ऐसे फैक्टर्स जो उनको पता नहीं थे, तो अननोन फैक्टर्स को या तो उन्होंने आत्मकर्म बोल दिया या देवादि प्रकोप निमित्ता बोल दिया। तो मॉडर्न साइंस में भी मोर देन 50% में जो है फैक्टर्स आर नॉट वेरी वेल नोन इन congenital anomalies। तो इटियोपैथोजेनेसिस की बात करें एज पर आयुर्वेद, तो दोष जो है मोस्टली बात प्रधान त्रिदोष की बात करते हैं, बात प्रधान दोष की बात करते हैं। कुछ जगहों पे मानस दोषों की भी कारण बोला गया है, congenital anomalies या फंक्शनल डिसऑर्डर जो बाद में होते हैं उनके लिए। देन दुष्य तो पता ही है, गर्भ दुष्य है, अधिष्ठान जो है कुछ भी हो सकता है, बीज बीज भाग का जो पूरा शरीर, सब शरीर में या एनी पार्ट जहाँ भी विकृति हुई है वो अधिष्ठान होगा। व्याधि स्वरूप शीघ्रकारी भी हो सकता है, चिरकारी भी हो सकता है। साध्य साध्यता अकॉर्डिंग टू विकृति की, किस तरह की विकृति है उस हिसाब से साध्य साध्यता होगी। इटियोपैथोजेनेसिस में बात करें तो सुश्रुत और अष्टांग हृदय में बहुत क्लियर जो है बात को माना गया है कि उसकी इटियोपैथोजेनेसिस में बात प्रकोप होगा। चरक ने भी बोला है कि दोहरित अवमानना या जो गर्भोपघात कर भाव है उनको पूर्ण ना करने से या उनकी जिद करने से जो है वात प्रकोपित होगा, तो उस कारण से विकृति होगी। तो आचार्य सुश्रुत ने क्लियर लिखा है कि गर्भोपात प्रकोपेण दोहृदे बा अवमानिते भवेत कुब्जः कुणिः पंगु मूक मिनमिनम एव बा, कि उसमें जो है अगर हम गर्भ में बात प्रकोपित होता है, अब वो बात मदर में प्रकोपित हुआ है चाहे गर्भ में अपने दोष प्रकोपित हुए, दोनों ही बात जो है दे कैन कॉज congenital anomalies। या इस तरह से जो उन्होंने कुछ एग्जांपल दिए हैं कि कुब्ज उसको स्काइफोसिस है, कोणी जो है इसका अपर लिम्स की कोई डिफॉर्मिटी है जैसे फैकोमेलिया या एमिलिया की बात कर रहे थे। पंगु जो है लोअर लिम्स में डिफॉर्मिटीज़ हैं, एनॉमलीज हैं। मुक्को की वो जो है बोल नहीं पाता है, मिनमिन या नाक से बोलता है, क्वानल एट्रीजिया जैसे हो गया उस कारण से। और उस इन दोनों के पीछे कारण क्या बोला, इन congenital anomalies के पीछे और क्या कारण बोले उन्होंने। आचार्य सुश्रुत ने बोला कि माता पितरों तो नास्तिक का यात, कि माता पिता नास्तिक हों, आस्तिक ना हों तो उनके जो है जेनेटिक प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, या अननोन फैक्टर्स हैं तो वहाँ पे नास्तिक को उसको जो फैक्टर माना। अशुभ ही पूरा कृत ही, कि पिछले जन्म में अगर अशुभ कार्य किए हैं तो बातादि नाम प्रकोपेण गर्भो वैकृतम अपुण्या, तो उनमें जो है बातादि प्रकोप बात प्रमुख है इसलिए बात का नाम लिया गया है। हालांकि तीनों दोषों के प्रकोपन से जो है विकृतियाँ हो सकती हैं, जिसको अष्टांग हृदय ने थोड़ा सा क्लियर किया है कि बातलई भवेत गर्भ, अगर बात दोष की दृष्टि हुई है वो बड़ा हुआ है तो कुब्ज अंध जड़ वामन होंगे, कि उसमें अंधता कुब्ज जड़ मेंटल रिटार्ड, वामन जो है डॉर्फिज्म वाला है। पित्तल अगर पित्त बड़ा हुआ है तो खलती, कि जो बाल नहीं होंगे उसके, पिंग जो पिंगल वर्ण का होगा। और अगर कफ बड़ा हुआ है तो स्वित्री, जो स्किन की कलर डिस्कलरेशन है, विटलिगो है, एलिकोडर्मा है, या पांडु जो जन्मजात पांडु जो उसमें हो सकता है। तो जो इटियोपैथोजेनेसिस में बेसिकली आचार्य सुश्रुत ने दो ही चीज़ों को लिया है, कि दोहरे अवमानना से और बात की वृद्धि से। हालांकि तीनों दोष जो हैं कर रहे हैं, कैसे करेंगे वो बोला कि दोषई अभिघातई गर्भिण्या यो यो भाग प्रपीड़ित, कि दोषों के बढ़ने से जो गर्भिणी में जो जो भी अंग अवयवों में स्थान संश्रय होगा या जो जो भाग पीड़ित होंगे उन उन भागों में शिशु में भी जो है प्रपीड़न होगा और congenital anomaly जो है वहाँ पे उत्पन्न होगी। तो वही चीज़ जो है दूसरी जगह पे भी उन्होंने बोला, इंद्रियार्थम तु यान यान सा भोक्तुम इच्छति गर्भिणी, की जिन जिन इंद्रिय अर्थों को उसको भोगने की इच्छा होती है, गर्भबाध भयात तान तान भिषक हरित्य दापित, तो उन विषयों को जो है गर्भ को कोई प्रॉब्लम ना हो, गर्भ में कोई विकृति ना आए, तो उन विषयों को जो है स्त्री को, गर्भवती स्त्री को उन स्त्रियों उन विषयों को जो है आपूर्ति कराएं उस चीज़ की। आचार्य काश्यप ने थोड़ा सा इसमें कॉन्सेप्ट और बढ़ा दिया है, कि कुछ चीज़ें और उन्होंने ऐड करी है कि किसमें congenital anomalies के चांसेस ज़्यादा हैं।
की क्वेश्चन में ही उन्होंने आंसर दिया है कि पित्त अनिल प्रकृति की। अब अनिल बात और पित्त, बात और पित्त प्रकृति वाली। अब वो माँ भी बात पित्त प्रकृति की हो सकती है, गर्भ की प्रकृति भी बात पित्त वाली हो सकती है। उनमें पटु क्षीरा, जिसका क्षीर, जिसका स्तन्य जो है लवणयुक्त हो, ऐसे ऐसे गर्भवती माँ की पटु प्रजा, जो मल्टीपैरस फीमेल्स होती हैं, जिनमें एज फैक्टर, अब जो है काल की हमने बात करते वक्त एज फैक्टर की बात नहीं की है। काल जो है ऋतु काल है, और दूसरा काल जो है एज फैक्टर ऑफ मदर भी हम कंसिडर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे उन्होंने पटु प्रजा करके बोला है कि जिसकी बहुत सारी संतानें पहले हैं, उनमें भी कंजेनाइटल एनॉमली, जैसे लेट एज फीमेल है तो उसमें कंजेनाइटल एनॉमली के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पटु प्रजा जिसकी बहुत सारी पहले संतानें हैं। कुतः पंगु जड़ा मुका त्रिदोष क्षीर भोजिना, तो क्यों पंगु जड़ मुका यहाँ जो है बात कर रहे हैं कंजेनाइटल एनॉमली की, कि ये जो है लोअर लिम्स की डिफॉर्मिटी। पंगु इसलिए है कि जैसे मेनिंजोसील, माइलोमेनिंजोसील, टेलिप्स, क्लब फुट, इन सब में जो है पंगुता होगी। जड़ जो मेंटल रिटार्डेशन कुछ एक सिंड्रोम्स में, या ऐसे भी कॉन्सेंगुइनस मैरिज में जड़ता होती है मूक। तो ये जो कंजेनाइटल अनॉमलीज हैं इन कारणों से हो सकती हैं, या फिर त्रिदोष क्षीर भोजिना, या भी तीनों दोषों से क्षीर दूषित हो। ऐसे क्षीर को पान करने से भी इस तरह के दोष हो सकते हैं। और उन्होंने जो है एक एग्जाम्पल भी दिया है कि तस्मात् मूका भुष्टम भवन्ति बधिरा नरा, कि जो मूक होते हैं, जो डम्प चाइल्ड होते हैं, वो अक्सर जो है डेफनेस से होते हैं। कि बाक मूलम ही समृतम श्रोत्रम, की जो श्रोत्र है, जो श्रवणेंद्रिय है, वो बाक मूल है, वॉइस पे डिपेंडेंट है। अगर वॉइस वो नहीं ले पा रहा है तो बाक भ्रंश से भ्रस्यते ही तत्। तो वो जो है बोल रहे हैं कि अर्धेन शब्दम बदती गृहणाति अर्धेन तम पुनः, कि आधे से वो जो है सुनता है और आधे से बोलता है। जो ऑडिटरी फंक्शन की बात कर रहा है, ऑडिटरी जो एरिया है, ब्रोकाज एरिया है, जहाँ पे जो है पहले वो सुनेगा, फिर कॉम्प्रिहेंशन होगी, फिर उसका रिस्पॉन्स होगा, लैंग्वेज कैसे डेवलप होती है। तो उसकी बात करिए कि ये दोनों इंटरडिपेंडेंट है। अगर एक मेनली जो हियरिंग वाला पार्ट है, अगर वो प्रॉब्लम है, तो फिर जो है जो उसका मोटर पार्ट है बोलने का, वो अफेक्टेड होगा। तो वो भी एक विकृति में उन्होंने काउंट किया है, और उसके पीछे जो है कुछ कारण दिए हैं। तो प्रिवेंशन के लिए आयुर्वेद में क्या लिखा है? तो प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, आयुर्वेद तो बोलता ही है कि संक्षेप तो क्रिया योगो निदान परिवर्जनम, की जो ट्रीटमेंट है, सबसे पहली ट्रीटमेंट या सबसे मेन ट्रीटमेंट है निदान का ही परिवर्जन करो, ताकि रोग उत्पन्न ही ना हो। और टेराटोजेनिसिटी का कंसेप्ट यहाँ से भी हम समझ सकते हैं कि उन्होंने पहले 5-6 महीने तो बोला है कि कोई औषध नहीं देनी है, उष्ण तीक्ष्ण द्रव्यों का उपयोग नहीं करना है, पंचकर्म के कोई प्रोसीजर नहीं करने हैं। और जो भी आहार व्यवस्था देखेंगे गर्भिणी की, उसमें जो उन्होंने बोला है कि गोघृत या गोदुग्ध और नवनीत और इन्हीं चीज़ों की बात करिए, कि आप जो है कोई भी ऐसा ड्रग या ऐसा फूड ना लें जो टेराटोजेनिसिटी कॉज कर सकता है। तो वहाँ पे उन्होंने ज़्यादातर गाय को ही रिलायबल सोर्स माना है, क्योंकि कुछ फैक्टर्स हैं, अब इसमें हम डिस्कस नहीं कर पा रहे हैं, बट काउज मिल्क जो है उसमें कम चांसेस होते हैं कि कोई टेराटोजन हो। तो प्रिवेंटिव मेजर्स में उन्होंने स्पेसिफिकली कुछ भोजन की बात करी है। तस्मात् अहितान आहार विहारान प्रजा संपदम इच्छन्ति स्त्री विशेषण वर्जित, की कुछ अहितकर आहार विहारों को, जो अच्छी प्रजा चाहती है ऐसी स्त्रियों, उन अहितकर आहार विहारों को छोड़ दे। साधु आचार च आत्मानम उपचारेत हिताभ्याम आहार विहाराभ्याम, तो उसमें जो है सही आचार करें, साधु आचार, कि उसका जो बिहेवियर हो वो जो है सबके प्रति अच्छा हो, और वो हितकर आहार विहार का सेवन करे, तभी उसके बच्चे में साइकोलॉजिकल फैक्टर वहाँ पहले लिया उन्होंने, साधु आचार, तो वो हो। दूसरा उन्होंने बोला व्याधिंश च अस्य मृदु, अगर उनमें व्याधि हो भी जाए तो ड्रग्स कैसी यूज करनी चाहिए,
उनकी बात करिए कि मृदु मधुर शिशिर सुकुमार पराये औषधि औषध आहार उपचारे उपचारेत न च अस्य भवन विरेचन शिरो विरेचनानि प्रयोजेत न रक्तभिषेचेत सर्वकालं न च स्थापनम अनुवासनम व कुर्यात अन्यत्र आत्यायिक आत्यायिक नहीं है तो कोई भी पंचक्रम का प्रोसीजर आपको नहीं करना है। और ड्रग्स की भी उन्होंने बोला कि बिल्कुल मृदु हों, जो है कॉज ना करें टेराटोजेनिसिटी, ऐसी ड्रग्स नहीं देनी है। और 8वें मास में जाके उन्होंने बोला है कि अगर हो ज़रूरत तो 8वें मास में जाके आप जब पंचकर्म करें। पूर्णम ईव तैलपात्रम, और स्पेसिफिकली इस लाइन से जो हम उसकी इम्पोर्टेंस देख सकते हैं कि पूर्णम ईव तैलपात्रम असंक्षोभ्यता अंतर्वर्तनी भक्ति उपचार्या। अंतर्वर्तनी जो प्रेग्नेंट लेडी है उसका उपचार उसी तरीके से करना है कि आपके हाथ में जो है तेल का कटोरा जो फुल भरा हुआ है उसको पकड़ा दिया गया है और आपको बोला है कि हाँ भाई घूमो चलो, और तेल नहीं गिरना चाहिए। तो उस जिस हिसाब से आप उसकी केयर करेंगे वैसे ही प्रेग्नेंट लेडी की भी केयर उसी उसी तत्परता से करनी पड़ती है। तो अष्टांग हृदय में वही कंसेप्ट आया है कि औषधि जीवनीय बाह्य अंतोपचारित, कि जीवनीय गण की औषधियों का ही अभ्यंतर और बाह्य रूप से उपयोग करना है। अब मॉडर्न आयुर्वेद में तो हम बहुत सारी ड्रग्स ऐसी हैं जो बिना सोचे समझे प्रेगनेंसी में दे देते हैं। मॉडर्न साइंस में तो हमको पता है कि एंटी कन्वल्सेंट नहीं देनी है, एंटी हाइपोटेंसिव नहीं देनी है, बट कुछ कई जगह जो है स्टडीज़ हो रही हैं जिसमें कि आयुर्वेदिक ड्रग्स की भी टेराटोजेनिसिटी प्रूव हुई है। एक बीएचयू की स्टडी में श्वास कुठार रस को रैट्स में, ह्यूमंस में नहीं, रैट्स में जो पाया गया कि वो पोटेंशियल टेराटोजन हो सकता है, उसमें मनासीला वगैरह पड़ा हुआ है। तो विषों का तो ऐसे ही उपयोग मना किया है गर्भिणी या कुमारवित्य में बच्चों में। तो जीवनीय गण की औषधियों की बात करिए उन्होंने। उपचारा प्रिय हितई भद्रा भृतई गर्भधृक नवनीत क्षीर नवनीत घृत क्षीरई सदा चयनम उपचारे। तो उसका उपचार के लिए वही जो हम बात कर रहे थे, घी और दूध और नवनीत की बात करिए। व्याधि चास्य मृदु सुखई अतीक्ष्ण औषधि जयित, कि उसकी व्याधियों का जो है बिल्कुल मृदु और सुखकर औषधियों से जो तीक्ष्ण ना हो उनसे ट्रीटमेंट करना है। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे तो मासिक जो परिचर्या है गर्भिणी की उसमें भी इन्हीं चीज़ों पे जोर दिया है कि इस तरह के द्रव्य हम जो यूज करें कि उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई हम विषैली औषध या तीक्ष्ण वीर्य औषध उसको ना दें जिससे कि टेराटोजेनिसिटी हो सके। तो आयुर्वेद का कंसेप्ट टेराटोजेनिसिटी का बहुत पुराना कंसेप्ट है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो उसमें रिसर्च के लिए जो प्रॉम्प्ट करती है हमको। तो ये सारी चीज़ें जो आयुर्वेद में बताई गई है कन्याइटल अनोमलीज के लिए। थैंक यू।